नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल पे। अब तक हम लोगों ने अपनी एनडीए फर्स्ट 2025 नोटा की क्लास जो चल रही थी हमारी 2.0 की, इसमें हम लोगों ने गौतम बुद्ध पढ़ लिए, हड़प्पा सभ्यता पढ़ ली, महावीर स्वामी के बारे में भी काफ़ी कुछ जान लिया। जितना जाना था उतना जान लिया जो एग्ज़ाम में आना था आपके। आज हम लोग पढ़ेंगे मगध के बारे में। मगध 1916 महाजनपदों में एक था, जो महाजनपद से एक राज्य बनेगा और फिर राज्य के बाद साम्राज्य के रूप में भारत में काबिज होगा। ठीक। तो मगध के उदय के कारण क्या थे? अब मगध के उदय के कारण थे, एकमात्र कारण सब चीज़ों के उदय का होता है लोहा। लोहा, लोहे ने हथियार दिए, खेतों के लिए जुताई के गहराई तक साधन बनाए उसने। ठीक। घने जंगल दिए, संबल दिया, हाथी दिए, तो ये सब कारण थे उसके उदय के। तो इन उदय के बाद एक वंश स्थापित हुआ, हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। तो एक वंश था हर्यक, हर्यक वंश। ठीक। हर्यक वंश 6ठी से 5वीं शताब्दी के आसपास था ये। ठीक। उसी समय जब गौतम बुद्ध थे, ये वंश उस समय स्थापित हो चुका था जब गौतम बुद्ध थे। ठीक। सदी या शताब्दी एक ही चीज होती है। उस समय थे। तो इस वंश की स्थापना किसने की? इस वंश की स्थापना की बिंबिसार ने, जो गौतम बुद्ध का समवयस्क भी था, साथ में इनका मित्र भी था। तो स्थापना जिसने की उसका नाम महत्वपूर्ण है, बिंबिसार ने। बिंबिसार एक अच्छा राजा था। उसने अपने साम्राज्य विस्तार की नई तरीके से नीति अपनाई। इसने क्या किया? इसने विवाह, लोग जो गणतंत्र थे उनकी लड़कियों या उनकी पुत्रियों से विवाह किया, बहनों से, और अपनी स्थिति को मजबूत किया। अब विवाह करने का फायदा क्या हुआ? दहेज मिला। और दहेज के रूप में उसमें पैसा, जेवर जवाहरात तो मिलते थे, साथ में छोटे छोटे जिले राज्य भी मिल जाते थे, गांव मिल जाते थे। ठीक। इसी तरह इसने राज्य स्थापना की अपनी। इसने विवाह संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। पहले ये लिख लेते हैं ना, विवाह संबंधों द्वारा मजबूत किया। इसका फायदा इसको मिला, इसने मध्य की राजकुमारी खेमा से, एक इसे लिच्छवी राजकुमारी छलना से, इस तरह विवाह किया इसने। और महावीर स्वामी की जो वाइफ थी वो भी लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक। इस तरह इसने अपने विवाह संबंधों द्वारा संबंधों को मजबूत किया। अब किनसे विवाह की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं एग्जाम में। ठीक। इसने एक राज्य था अंग, उसको जीता। अंग जो है इसमें झारखंड में है। ठीक। तो ब्रैकेट में झारखंड लिख देता हूँ। अंग को जीत लिया। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें तो उसके बारे में ये महत्वपूर्ण है। एक अवंती का राजा था उसके समय में, चंद प्रद्योत, उससे इसने मित्रता की। अब सबसे तो शादी कर नहीं सकता था ना। तो चंद प्रद्योत जो अवंती का राजा था वो बहुत शक्तिशाली था, तो उससे युद्ध से जीता नहीं जा सकता था। तो उसने क्या किया कि उस समय चंद प्रद्योत बीमार था। तो उसके समय में एक वैद्य था, जीवक नाम का। जीवक के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है कभी कभी एग्जामों में, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जीवक, ऐसे लिख देते हैं हम इसको। प्रद्योत की मित्रता की। ठीक। जीवक वैद्य को उसके उपचार के लिए भेजा। कभी कभी प्रश्न आते हैं कि जीवक नाम का व्यक्ति जो है उसने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो जीवक ने
शिवक ने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कभी कभी एग्जाम में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। अब इसका एक पुत्र था, अजात शत्रु। अब वो लोगों के उस उकसाने पर वो जानता था कि अंत में राजा वही बनेगा, लेकिन उससे उस लोगों जो उसके आसपास के मंत्री मंत्री थे और भी जो ब्राह्मण लोग थे उनके उकसाने पर, क्योंकि जो ये बिंबिसार था ये गौतम बुद्ध को मानने लगा था, तो बुद्ध की तरफ इसका झुकाव हो गया था। और गौतम बुद्ध जो थे ब्राह्मणवादी चीज़ों के विरुद्ध थे, तो ब्राह्मणों ने उसको उकसाया, इनके पुत्र को, अजातशत्रु को, और उनसे कहा कि इनको हटा दो। तो उसने क्या किया, अपने पिता को बंदी बना दिया, और कहीं कहीं लिखा गया है कि उसने अपने पिता की हत्या भी कर दी, ठीक, राजा बनने के बाद ऐसा उसने किया। तो उसका एक पुत्र था, कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु। अजातशत्रु भी एक अच्छा राजा था। बाद में इसका भी झुकाव गौतम बुद्ध की तरफ हो गया, लेकिन शुरुआत में ये पसंद नहीं करता था गौतम बुद्ध को। तो इसने अपने पिता को, मतलब बिंबिसार को, बंदी बनाया। लिख देता हूँ मैं, बिंबिसार का पुत्र था। ठीक। अपने पिता को बंदी बनाया। ठीक। मतलब उसने राज हड़प लिया, इसका मतलब है बंदी बनाकर। ठीक, तो ये चीज़ समझ सकते हैं। इसका एक चीज़ है, इसका एक मंत्री था वत्सकार। तो अब लिच्छवी जो चेटक की का राज था, राजा चेटक का, उस विजय कैसे प्राप्त किया? लिच्छवी भी एक शक्तिशाली गणतंत्र था उस समय, तो उस पर विजय कैसे प्राप्त की जाए? अब उस पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपने मंत्री जो था उसका वत्सकार, उसको नाटक किया कि राज से तुमको निकाल दिया गया है, अब जाओ उनके यहाँ शरण लो जाके। भाई उनके यहाँ जाएगा कि भैया हमको निकाल दिया है, अब कुछ ना कुछ तो हमारा करना ही पड़ेगा आपको। तो उन्होंने शरण दी। जो गणराज जो होते थे ना, वो अंदर ही अंदर सब काम करते थे। उनके अंदर एकता जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वो आपस में 10-15 लोग होते थे, वही परिचर्चा करके अपना सब कुछ काम कर रहे थे। तो उसने भेज जाना, वस्त्रकार ने, और अपने फिर राजा अजातशत्रु को उनके बारे में बताया, और अजातशत्रु ने लिच्छवी पर विजय प्राप्त कर ली, तो लिच्छवी भी इनका अंग बन गया। तो इनका अंग बन गया। तो इसने क्या किया, लिच्छवी पर विजय प्राप्त की। ठीक। तो लिच्छवी पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने किसकी सहायता से, वस्त्रकार, लिख देता हूँ, ठीक। तो अब विजय प्राप्त कर ली इसने, हाँ, लिच्छवी राज की सहायता से। अब क्या होगा? अब इसने क्या किया कि इसका पुत्र था एक उदयन। कौन पुत्र था? उदयन। इसने भी अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उसने कहा कि आपने जब अपने पिता को बंदी बनाया तो हम भी आपको बंदी बनाएंगे। तो उसने इसने भी अजात शत्रु को कैद कर लिया, है ना? तो ये अजात शत्रु का पुत्र था, इसने भी अपने पिता को कैद कर लिया। तो इसमें कर सकते हैं, पुत्र था अपने पिता को
कैद किया। ठीक, तो इसने भी अपने पिता को कैद किया। अब ये जो था जैन मत को मानता था, तो अजातशत्रु को क्यों कैद किया? क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानता था। तो एक तो इसमें ये भी चीज़ है, अगर प्रश्न आ जाए कभी तो लिख देता हूँ। जैन मत को मानता था। ठीक। ठीक, जो जैन मत को मानता था ये, इसने एक पाटलिपुत्र नामक दुर्ग का निर्माण कराया। पाटलिपुत्र। ठीक, इसने एक पाटलिपुत्र नामक दुर्ग का निर्माण कराया। अभी 4 नदियों से घिरा हुआ था। 4 नदियाँ कौन सी थी? गंगा, गंडक, सोन और पुनपुन नदियाँ। ठीक, तो उनसे घिरा हुआ था और उन पर इसने विजय प्राप्त की। तो ये चीज़ें थी। तो ये सब आप देख रहे होंगे कि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। तो ऐसे जो इसका क्रम था पिताओं और पुत्र का, तो इस कारण इस वंश को क्या कहते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। कभी प्रश्न आ जाए तो लिख देते हैं यहाँ पे। पिताओं को मारने वाला वंश, पितृहंता वंश। इस वंश का एक अंतिम शासक था नाग दशक। उसके बारे में इतना महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसका वंश का जो अंतिम शासक था, उसकी हत्या करता है एक शिशुनाग का व्यक्ति, और स्थापना करता है शिशुनाग वंश की। 2 लाइनें इसके लिए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, चाहे तो हल्की सी। ए, तो मात्रा एक साथ लग गई। ये शिशुनाग वंश। इसने क्या किया, जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था नाग दशक, उसकी हत्या कर दी। नाग दशक की हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना कराई। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही कराई। ठीक, तो इसलिए तो लिख देता हूँ वैसे। शिशुनाग ने इसकी स्थापना की। और तो और इसके अंदर एक और चीज़ जुड़ सकती है। वो क्या है कि वैशाली को राजधानी बनाया। पहले पाटलिपुत्र राजधानी थी, अब बन गई वैशाली। वैशाली को। इसका एक बेटा था, कालाशोक कहते हैं उसे। काक वर्ड भी कहीं कहीं नाम मिलता है, वो था। तो उसने फिर पुनः दोबारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और तो और उसने वैशाली को राजधानी बनाया, और इसका पुत्र था, कृष्णाग वंश में एक राजा हुआ कालाशोक। कालाशोक। ठीक, कालाशोक। ठीक, कालाशोक जो इसका बेटा था। ठीक है, तो कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक, तो उसने कालाशोक ने पुनः इसको राजधानी बना दिया। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसमें भी एक राजा होगा अंतिम।
इसमें मान लो कि कमजोर राजाओं को ताकतवर राजा जो होता है वो हरा लेता है, कोई ताकतवर व्यक्ति, ठीक। तो काला शोक के बाद जब एक क्रम बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे, तो एक राजा बनेगा महानंदिन। क्या होगा? महानंदिन। इस वंश का अंतिम राजा। था। तो महानंदिन जो था इस वंश का अंतिम राजा था। अब उसने क्या किया? अब उसने ये किया कि अंतिम राजा होने के साथ साथ उसने एक और काम किया। उसने ये काम किया कि इसकी हत्या कर दी। महानंदन की हत्या कर दी एक राजा ने। मतलब एक राजा ने क्या, इसका सौतेला बेटा समझ लो एक तरह से, है ना। महानंदन को एक एक दासी थी, उनसे प्रेम हुआ और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था पद्मनंद, महापद्मनंद, ठीक। तो उसने इसकी हत्या कर दी। मतलब अपने पिता की हत्या एक तरह से उसने भी कर दी। तो महापद्मनंद द्वारा हत्या कर दी गई। महापद्मनंद द्वारा हत्या कर दी गई। अब जब हत्या कर दी गई तो राजा कौन बनेगा? महापद्मनंद। और ये स्थापना करेगा नंद वंश की। किसकी करेगा? नंद वंश की स्थापना करेगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में थोड़ा कुछ। हम्म। नंद वंश। ठीक, नंद वंश। इसकी स्थापना की महापद्मनंद ने। स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने इसकी स्थापना कर दी, ठीक। अब महापद्मनंद ने जब इसकी स्थापना की तो काफ़ी चीज़ें बवाल बवाल हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। शांत कर दिया इसने सब सेना लोगों को। जो सेनापति उसके थे ना, उनको अपने मत में मिला लिया। और जब अपने मत में मिला लिया तो हो गया। इसका एक अन्य नाम भी मिलता है, उग्रसेन। तो कभी कभी अगर एग्जाम में नाम आ जाए तो उसका उग्रसेन भी नाम है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ उग्रसेन, है ना। उग्रसेन, जिससे आप समझ जाइएगा उग्रसेन भी इसका एक नाम है। पाणिनि इसके मित्र थे। जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है वो इसके मित्र थे, पाणिनि। वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसने उड़ीसा पर भी आक्रमण किया, वहाँ से ऋषभ देव की मूर्ति ले आया ये, ऋषभ देव की। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये उड़ीसा पे कलिंग लिखता हूँ वैसे, है ना। कलिंग पर आक्रमण किया और ऋषभ देव की जो मूर्ति थी उसको, मूर्ति को पाटलिपुत्र ले आया, अपनी राजधानी, है ना। ले आया। पाटलिपुत्र ले आने के बाद क्या करेगा भैया? वहाँ से नहरें बनवाए, सारे काम के, लेकिन भैया इतना कत्लेआम करने के बाद तुम किसी को लाओगे तो क्या होगा? आगे एक राजा होंगे, वो वापस ले जाएंगे ऋषभ देव की मूर्ति, है ना, जब ये लोग कमजोर हो जाएंगे। और इन्हीं इसके मित्र थे लिख देता हूँ, है ना। ऐसे लिखता हूँ उसको जिससे याद आए आपको। अष्टाध्यायी, ये एक व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि इनके मित्र थे। मित्र थे या समकालीन थे, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं, ठीक। जैन मत का अनुयायी था इसलिए ऋषभ देव की मूर्ति लाया था। ये बताने की जरूरत है नहीं मुझको आपको, ठीक।
अब इसका एक बेटा था धनानंद, काफ़ी विलासी स्वभाव का था। उसको यूनानियों ने अग्रमीस नाम से भी पुकारा है, जिसकी हत्या कौन कर देगा? चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक व्यक्ति। और किसकी सहायता से करेगा? चाणक्य के नाम से एक व्यक्ति होता है जो उनकी सहायता करता है। ठीक, तो इसमें भी लिख देता हूँ मैं। धनानंद इसका पुत्र था। जैसे यूनानियों ने क्या कहा है? अग्रमीस कहा है। नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। जिसे यूनानियों ने अग्रमीस, गंदा हो गया थोड़ा, साफ कर देते हैं। हम्म, ठीक, यूनानियों ने क्या कहा है? अग्रमीस कहा है। इसकी हत्या कर देते हैं। इसकी हत्या किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक, तो ये खत्म हो गया इसका वंश, नंद वंश भी खत्म हो गया। अब इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक, तो ये मौर्य वंश का संस्थापक हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे चलती हैं इतिहास में, बिल्कुल सीधा सीधा चलता है। जैसे एक पीढ़ी अदर पीढ़ी चलती है ना, जनरेशन बाइज जनरेशन, वैसे सिस्टम होता है। मोबाइल की भाषा में फर्स्ट जी, टू जी, सेकेंड जी, थर्ड जी, फोर जी, फाइव जी, अब तो सिक्स जी आ रहा है। ठीक, तो इस तरह ये जनरेशन है, जी फॉर जनरेशन। तो ये चीज़ें चलती रही। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये चीज़ है। ठीक है, इतना हो गया ये। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? कभी कभी प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि विदेशी आक्रमणों का जो एक सिस्टम है कि पहले कौन आए भारत में आक्रमण करने, उसके बाद कौन आया, और उसके बाद कौन आया। तो ये भी चीज़ें होती हैं। और सिकंदर का आक्रमण जैसे इम्पोर्टेंट है ना? सिकंदर का आक्रमण भारत में इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला विदेशी आक्रमण नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने बड़े स्तर पे आक्रमण किया, विश्व विजय किया था, इसलिए सिकंदर महान है वो। विदेशों में सब महान होते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसा करते हैं, सिकंदर का आक्रमण डाल देते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है सिकंदर का आक्रमण, उसे पढ़ाना कोई वो नहीं है। तो ये बता देता हूँ सिकंदर के बारे में। तो पहला आक्रमण जो था भारत में, विदेशी आक्रमण जो पहला, अगर अभी प्रश्न आ जाए तो ये चीज़ आप बता देता हूँ आपको कि पहला विदेशी आक्रमण, पहला विदेशी आक्रमण अगर पूछा जाए कभी आपके एग्जाम में, तो डेरियस फर्स्ट ने किया था। किसने किया था? डेरियस फर्स्ट। हम लोग उसको दारा कहते हैं, दारा फर्स्ट, है ना? नाम लेने में थोड़ी दिक्कत होती है ना अंग्रेजों का। तो डेरियस फर्स्ट, दारा फर्स्ट। ठीक, तो ये कहाँ का था? ये ईरान का था राजा, फारस। ठीक, ईरान या फारस का, ईरान ऑब्लिक फारस कर देता हूँ। ठीक, तो इससे याद रहेगा, ईरान या फारस का राजा था। ठीक, अब जो दूसरा आक्रमण होगा बड़े स्तर पे, वो कौन होगा? वो होगा मैसिडोनिया के राजा सिकंदर का। तो जो सेकंड आक्रमण है वो होगा, सेकंड आक्रमण किसने किया? यूनानी आक्रमण, ऐसे समझ लो, यूनानी आक्रमण हुआ दूसरा, यूनानी आक्रमण। ठीक, यूनानी थे ना, यूनान के थे, मैसेडोनिया यूनान में है। तो वो हुआ सिकंदर महान। सिकंदर, ये कौन था? मैसेडोनिया, मैसेडोनिया का राजा था। ठीक है,
तो इसने भारत में आक्रमण किया। तो शुरुआत में जब उसने आक्रमण किया तो रास्ते में क्या पड़ा होगा, अफगानिस्तान का आसपास का क्षेत्र, कंदहार का क्षेत्र है ना, तो उससे पहले तक्षशिला कहा जाता था। तो तक्षशिला का एक राजा था, हम भी, उसने इसका स्वागत किया, सिकंदर का। ठीक, और एक युद्ध इंपॉर्टेंट है, हाइडेस्पियस का युद्ध। हाइडेस्पीज का युद्ध, हाइडेस्पीज। ये झेलम नदी के आसपास हुआ था, इसलिए इसलिए हाइडेस स्पीच का युद्ध कहते हैं। ठीक, हाइडेस स्पीच का युद्ध कहते हैं इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था, क्योंकि पोरस राज जो था, पंजाब का पोरस था, तो उसके बीच हुआ था हाइडेस स्पीच का युद्ध। मान लीजिए आप, चेनाब और झेलम के बीच हुआ था। चेनाब और झेलम। ठीक, तो ये युद्ध इंपॉर्टेंट है। ये किसके बीच में हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिकंदर के बीच में हुआ था और पोरस। पोरस पंजाब का राजा था। पोरस के बीच में युद्ध हुआ, सिकंदर और पोरस के बीच में। इसमें सिकंदर विजय हुआ, सिकंदर जीता। ठीक, सिकंदर जीत गया, और जीतने के बाद उसने क्या किया, पोरस को बंदी बनाया, पकड़ लिया। उसके बाद कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, और ये वापस लौट गया अपने देश। तो ये ना थक गई थी, कहती कितना युद्ध लड़ने भैया दूसरे देश में, खाने पीने में दिक्कत है ना, चिकन नहीं मिलता, हम लोग शाकाहारी व्यक्ति थे उस समय। तो ये सब चीज़ें थी, तो थक गए और ये चला गया वापस। करीब करीब 19 महीने भारत में रहा था ये, 18-19 महीने। और फिर गया एक जगह, बेबीलोन नामक जगह में बीमार हो गया, और वहीं इसकी मृत्यु हो गई, और बात खत्म हो गई यहीं से। ठीक, तो ये सिकंदर का एक बारे में थोड़ा सा है कि अगर कभी कभी एग्जाम में यही पूछा था, हाइडेस स्पीच का युद्ध। तो कहाँ पे आकर पूछ लिया जाता, चिनाब और झेलम के बीच में, याद रखिएगा, नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सिकंदर ने जीता, पोरस पराजित हुआ, बस। और इसकी मृत्यु भी डायरिया से हुई थी। ठीक, तो व्यास नदी से ही वापस लौट गया, आगे बढ़ा ही नहीं। और आगे इसलिए भी नहीं बढ़ा क्योंकि उस समय धनानंद राजा था, सिकंदर के समय जब आक्रमण था, तो राजा कौन था, धनानंद था। तो ये भी बता देता हूँ। सिकंदर के आक्रमण के समय पाटलिपुत्र का राजा धनानंद था। ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कभी कभी, और याद नहीं रहती हैं, क्योंकि छोटी चीज़ें हम लोग याद करते हैं, बड़ी चीज़ें और भूल जाते हैं, और एग्जाम में ऑप्शन गलत टिक हो जाता है या छोड़ देते हैं उसको। ठीक, क्योंकि छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में। तो एग्जाम में उतने ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए जितने आपको पता है कि आप पूरा श्योर हैं कि ये हो जाएगा। हाँ, 50-50 में भी, 60-40 वाले एग्जाम, उसमें भी आप कर सकते हो रेशियो में, कि हाँ ठीक है मुझे 60 आता, 40 नहीं आता, कोई बात नहीं, एक चांस ले सकते हैं। लेकिन सभी क्वेश्चंस में चांस लेना, वो बेवकूफ़ी होगी, है ना। तो ऐसे कोई काम ना करें जो बेवकूफ़ी हो। ठीक, तो ये चीज़ें थी आपकी। अब सिकंदर के बाद जो आक्रमण हुए उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। इंपॉर्टेंट है और बड़ा चैप्टर है, इसको हम अपनी कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, जो आगे क्लास हमारी अपलोड होगी। ठीक, तो उसमें हम लोग मौर्य वंश के बारे में कंप्लीट जानकारी ले लेंगे, बल्कि मौर्य वंश के क्या, उसके आगे भी जानकारी ले लेंगे, क्योंकि मौर्य वंश इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि एंशंट हिस्ट्री पूछ लेंगे और मॉडर्न भूल जाएंगे। मेडवल बहुत कम आती है, लेकिन कभी कभी मेडवल पूछते हैं। 2024 के आपके एनडीए सेकंड एग्जाम में विजयनगर के बारे में पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे होता है, तो कुछ पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाएगा, इसलिए हर जो टॉपिक हैं आपके, उनसे हल्के हल्के क्वेश्चन लेके याद कर लीजिए। जिससे क्या होता है कि एक एक टॉपिक याद है तो दिमाग में रहती चीज़ें, क्वेश्चन कैसे हल होगा, कैसे आएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें दे दूंगा पीटीक फॉर्म में, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आपका। तो जो आपका विजन है वो री हो जाएगा। ठीक, तो रिवीजन। ठीक, तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।